हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय सेवाएं व बीमा का यूनिट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मनी मार्केट मुद्रा बाजार और दूसरा टॉपिक है कैपिटल मार्केट मींस पूंजी बाजार। तो हम इसको एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप सोचिए। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? यदि हम एक कॉलोनी में एक शॉप खोलना चाहते हैं, मान लीजिए किराने की दुकान आप खोल रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, हम इसको एक समझ लें। तो हमें जो है फर्नीचर लगेगा और सामान लगेगा, पूंजी लगेगी इनको खरीदने के लिए, सामान को खरीदने के लिए। और इसके साथ ही आपको और क्या लगेगा? यदि हम किराने की दुकान खोल रहे हैं तो हमें सामान रखने के लिए जो है फर्नीचर लगेगा, उसमें रैक और बैठने के लिए चेयर और टेबल जो है आपको रहेगा। सामान हम ग्रोसरी में कौन कौन से आइटम्स रखने वाले हैं वो सब चीजें हमें लगेंगी। और इसके अलावा हमें चुटपुट खर्चों के लिए कैपिटल की आवश्यकता, और इन चीजों को खरीदने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होगी। ठीक है। और इसके बाद कंटिन्यूशन में ये माल तो हम एक बार खरीद के भर लेंगे, हमने हमारी ये दुकान की ओपनिंग कर ली और माल को भर लिया। लेकिन जब हमारी दुकान डे टू डे लाइफ में वर्क करने लगेगी, काम करने लगेगी, तो हमें बार बार माल खरीदना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पर एक बार जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम दुकान खोल रहे हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। तो जब हम अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो लंबे समय तक वर्क करती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, तो वह व्यवस्था हम पूंजी बाजार से करेंगे, कैपिटल मार्केट से करेंगे। और जब आपकी दुकान रेगुलर बेसिस पे चलने लगी है और डे टू डे लाइफ के लिए, दुकान के लिए आपको बार बार माल खरीदने की जरूरत पड़ रही है, आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसको पेमेंट करने के लिए कहीं से लोन लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, उसका ब्याज चुकाने के लिए, तो इन सब डेली रूटीन के खर्चों के लिए, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कौन से बाजार में जाएंगे? मनी मार्केट में, मुद्रा बाजार में। तो स्टूडेंट, उदाहरण से आपको समझ में आया। तो यदि हम मुद्रा बाजार की बात करें तो इसका सीधा संबंध जो है वह किससे है? अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म पीरियड से है। ठीक है। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार जो है वह लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुद्रा बाजार में सामान्यतः 1 वर्ष की समयावधि वाली वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और यदि हम दीर्घकालीन की बात करें तो दीर्घकालीन में 1 वर्ष से अधिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो अब यदि इसकी परिभाषा लिखने की आए हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है, और सामान्यतः प्रतिभूतियों का जो समयावधि होती है वह 1 वर्ष या उससे कम होती है। और यह बाजार हमें तत्कालीन नकद की व्यवस्था करवा देता है। और यदि हम पूंजी बाजार की बात करें, कैपिटल मार्केट की बात करें, तो यह बाजार पूंजी बाजार होता है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की, सामान्यतः लंबी अवधि के लिए, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, चाहे वह 3 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और मुद्रा बाजार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करने के लिए हमें स्टेट बैंक से लोन मिल जाता है। हमें जो है और भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक हैं। इसके अलावा अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था में साहूकार की व्यवस्था रखी गई होती थी, आज भी प्रचलित है। तो वहां से भी ऋण हमें जो है मिल जाता है। तो मुद्रा बाजार के उपकरण ये होते हैं।
यदि हम पूंजी बाजार की बात करें तो पूंजी बाजार के उपकरण में हमें दीर्घकालीन आवश्यकताएं, अंशों का निर्गमन करके, ऋण पत्रों का निर्गमन करके, सरकारी प्रतिभूतियों में से पैसा हम ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हमारे पास होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी जो है शेयर मार्केट अवेलेबल है, वहां से हम ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित है, विशेष रूप से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसी किसी संस्था से, जैसे LIC में आप पैसा लगा सकते हैं। LIC से जो है आपको और राज्य वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम, सिडबी, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ICICI भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग संस्थान, तो इस प्रकार के संस्थानों से आप अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुद्रा बाजार आपको समझ में आया। अब यदि आपको इनमें हम अंतर करने को कहें या आपको एग्जाम में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर करने को कहा जाए, तो पहला अंतर तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। मुद्रा बाजार जो होता है वह अल्पकालीन होता है और जो पूंजी बाजार होता है वह दीर्घकालीन होता है। मुद्रा बाजार का संबंध अल्पकालीन अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं से होता है और पूंजी बाजार का जो रिलेशन है वह दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। मुद्रा बाजार के उपकरणों में जितनी भी वाणिज्यिक बैंक है उनसे लिया गया ऋण, साहूकार महाजन से लिया गया ऋण और विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने पढ़े हुए हैं उनकी कटौती करवाना, हुंडियों का जो है चलन पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में था, हुंडी के द्वारा जो है बिजनेस, तो ये सब अल्पकालीन मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। यदि हम दीर्घकालीन की बात करें तो दीर्घकालीन बाजार के उपकरण जो है अंश और प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, अंश और ऋण पत्र, इसके अलावा संस्थाओं से लिए गए ऋण और निगमीय प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट लेवल की प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज और मध्यस्थों के थ्रू किए गए बिजनेस, वह सब दीर्घकालीन पूंजी बाजार के उपकरण हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुद्रा बाजार का क्या रोल है, क्या काम है। इंडिया में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों पाए जाते हैं। क्या रोल है इनका, इनके फंक्शंस क्या हैं, या फिर आपको महत्व लिखने को आता है, इंपॉर्टेंस, तो हमें क्या लिखना है। तो महत्व जो है वह है ऋणी व ऋणदाता के बीच संबंध स्थापित करना। जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार चूंकि बाजार है, जैसे हम कपड़ा मार्केट की बात करें तो जिनको कपड़े की आवश्यकता है, कपड़ा बाजार उस व्यक्ति को कपड़े की उपलब्धता करवाता है। सेम इसी प्रकार मुद्रा बाजार किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, अल्पकालीन ऋण की जरूरत है, तो वह बाजार, मुद्रा बाजार जो है वह ऋण उपलब्ध कराता है। तो ऋणी व ऋणदाता के बीच संबंध स्थापित करने का एक सामंजस्य है या पुल है। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन में सहायक मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों ही फैक्टर जो है सरकार के मौद्रिक स्थिति को नियंत्रण करने के उपकरण हैं। तो यह जो है सरकार की जो मौद्रिक नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी बोले हम, और राजकोषीय नीति जो होती है, उसके बीच में समन्वय स्थापित करने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उद्योग व वाणिज्य को वित्त प्रदान करना, अभी हमने एक उदाहरण देखा था कि हमें एक शॉप खोलनी है तो हमें दोनों प्रकार के बाजार की जरूरत पड़ेगी। एक बार पहली बार के सामान के लिए हमें फर्नीचर, और एक बार का जो हम लमसम माल भरेंगे, हम कहीं पर रूम किराए से लेंगे, शॉप किराए से लेंगे, तो उन सब के लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो वह हमारा पूंजी बाजार से होगा। और मुद्रा बाजार से हमें डे टू डे के जो माल खरीद कर लाएंगे वह हमें उससे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उद्योग व वाणिज्य को वित्त प्रदान करता है, जैसी आवश्यकता हो वैसा। अल्पकालीन निधियों का विनियोजन, हम मुद्रा बाजार की बात कर रहे हैं, तो यह व्यक्तियों के पास जो पैसा अवेलेबल है और जो लोगों के पास अतिरिक्त है, जो पैसा उनका यूज नहीं आ रहा है, उनके बीच में समायोजन करता है। और जो अल्पकालीन निधि है, डिपॉजिट्स हैं, उसकी व्यवस्था करता है। सरकार को तो हेल्प है ही, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, तो सरकार को जो है मुद्रा बाजार के थ्रू हेल्प मिलती है, वह अपनी मौद्रिक स्थिति को नियंत्रण में रख सकती है, क्योंकि यह जो है सामान्यतः तरल अवस्था में होता है।
तो जो तुरंत निर्णय अप्लाई करने होते हैं सरकार को, वह मुद्रा बाजार के थ्रू करती है। क्योंकि दीर्घकालीन बाजार में ऋण जो है वह लंबे समय के लिए दिए जाते हैं, तो वसूली की संभावना जो है वह टाइम लगता है। इसीलिए मुद्रा बाजार जो है सरकार की बहुत बड़ी हेल्प करती है। साख नियंत्रण में सहायक, यदि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है या मुद्रा संकुचन की स्थिति है, उस दौर में मुद्रा बाजार जो है साख नियंत्रण का कार्य करती है। अब साख नियंत्रण क्या होता है? तो क्रेडिट कंट्रोल मीन्स होता है कि जब देश में मुद्रा बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुद्रा की खुद की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस स्थिति में सरकार ब्याज की दर बढ़ा देती है। लोगों को जो ऋण है वह बैंकों से जो मिलता है वह महंगा मिलता है, तो लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा कम उधार लेते हैं, तो मार्केट में से पैसा जो है वह कम होता जाता है। और उस समय सरकार जो है जमा पर ब्याज ज्यादा देती है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं पैसे को बैंक में जमा करने के लिए। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति की स्थिति में जब महंगाई बढ़ रही होती है, तो उस स्थिति में यह इस प्रकार से साख नियंत्रण का कार्य करती है। अब हम बात करेंगे भारतीय मुद्रा बाजार कैसा है। हमारे देश का भारतीय मुद्रा बाजार कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है। तो यदि हम उसकी बात करें तो भारतीय मुद्रा बाजार द्विशासित है। द्विशासित का मतलब यहाँ दो प्रकार का मुद्रा बाजार चलता है। दो प्रकार का, एक है आपका संगठित और एक है असंगठित। अब ये क्या चीज है? तो संगठित मीन्स जो सरकार के द्वारा स्थापित है। अब सरकार के द्वारा स्थापित क्या है? बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, और जितने भी सरकार के द्वारा स्थापित बैंक हैं वह संगठित हो गई, ऑर्गेनाइज्ड हो गई। असंगठित में चूंकि अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था है, तो असंगठित में हम जो हमारे ऋण की व्यवस्था किसी साहूकार से ऋण लेकर करते हैं, हमारे दोस्तों से हम ऋण लेते हैं, हम रिश्तेदारों से ऋण लेते हैं, तो असंगठित व्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप न होने के कारण ब्याज की दरें जो है वह ज्यादा होती हैं। और संगठित, चूंकि यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वह सेबी और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड जो हमारा है उसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर ब्याज की दर सरकार के नियमानुसार होती है। इस प्रकार से यह भारतीय मुद्रा बाजार द्विशासित होता है। समाशोधन ग्रहों का अभाव, यदि हम भारतीय मुद्रा बाजार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर जो होम्स होते हैं, क्लियर होम्स क्या होता है, समाशोधन ग्रह क्या होता है वो हम समझ लें। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए एक चेक जो है एसबीआई का है, दूसरा चेक जो एसबीआई के पास जो है पंजाब नेशनल बैंक का भी चेक है, यूनियन बैंक का भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, ऐसे बहुत सारे चेक इकट्ठे हुए। सेम ऐसी स्थिति यूनियन बैंक के पास भी है, तो किसी का लेना है किसी का देना है, तो वहां पर एक कॉमन जो है हम बोल सकते हैं सेक्शंस बनाया जाता है, समाशोधन ग्रह बनाया जाता है, जहां पर बैंकों के आपस के लेन देन को क्लियर किया जाता है। तो इंडिया में हम बोलेंगे कि समाशोधन ग्रहों का अभाव है, प्रॉपर जो है समाशोधन ग्रह जो है वो नहीं है, इस कारण से काफी लेन देन जो है वह डिले होते हैं। ब्याज दरों में भिन्नता, ब्याज दरों में भिन्नता क्यों है? इसके कारण ये मैंने समझाया कि संगठित और असंगठित दो प्रकार की व्यवस्था चलती है, और दोनों के जो है कंट्रोल जो है एक पर सरकार का है एक पर नहीं है, तो मनमौजी जो है चीजें चलती हैं, इसीलिए ब्याज दरों में भिन्नता है। फिर रिजर्व बैंक पर सीमित निर्भरता, ये जो बैंकें हैं जो संगठित है और असंगठित हैं, इनका आरबीआई पर जो है निर्भरता कम होती है। यदि हम एसबीआई की बात करें, यदि हम पंजाब नेशनल की बात करें, यदि हम साहूकार या महाजन की बात करें, तो आरबीआई से, यदि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक है तो इनकी निर्भरता तो है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है इसकी निर्भरता नहीं है। तो रिजर्व बैंक पर सीमित निर्भरता और नियंत्रण की जो सीमा है वो बहुत कम होने से व्यवस्थाएं जो है वह सुदृढ़ नहीं है।
प्रमाणित हुंडियों का अभाव, हुंडी आप समझते हैं। यदि हम वर्तमान समय में बोलें, बिल, विनिमय बिल, आप लोगों ने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। तो वह वर्तमान समय में विनिमय विपत्र होता है जिसका फॉर्मेट एक जैसा चलता है, लेकिन पुराने समय में इसी चीज को हुंडी कहा जाता था। तो हुंडी जो है वह क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती थी, एक सिंपल से पेपर पर लिख दी जाती थी, उसका कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं था, और उसके बेसिस पर इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस और ट्रांजैक्शंस होते थे। इवन आज के समय में भी आप यदि थोड़े से अंदर, भारत के अंदर की साइड आप जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, तो हुंडियों का चलन आज भी है। लेकिन चूंकि निश्चित प्रारूप नहीं होने से, प्रमाणित नहीं होने से, कहीं भी जो है इसका एक सर्टिफाइड फॉर्मेट नहीं होने से उतना रिलायबल नहीं रह गया है। इस कारण से जो है बिजनेस नहीं हो पाता है। बिल बाजार का अभाव, वर्तमान समय में भारत में बिल बाजार की जो है एकदम बिलीफ सिस्टम बोले, विश्वास बोले, लोगों का उतना नहीं है। लोग नगद पर ही भरोसा करते हैं। तो विनिमय बिल और बाजार प्रॉपर नहीं होने से भारतीय जो मुद्रा बाजार है थोड़ा सा कमजोर है बाकी देशों की अपेक्षा। विशिष्ट वित्तीय संस्था का अभाव, यदि हम बात कर रहे हैं कि SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, तो इन बैंकों को के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यदि मुद्रा बाजार के पर्पज से अलग से विशिष्ट संस्थाएं स्थापित कर दी जाए तो भारतीय मुद्रा बाजार और अच्छा हो सकता है। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं हैं। यदि मैं कहूं कि भारतीय मुद्रा बाजार की समस्याएं क्या हैं, तो समस्याओं में भी आपको ये अभाव, ये सारे पॉइंट जो हैं समस्याओं में भी आएंगे। ध्यान से सुनना, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं यदि आती हैं तो आपको यह आंसर लिखना है, भारतीय मुद्रा बाजार की समस्याएं आती हैं तो आपको यह आंसर लिखना है, और यदि सुझाव आते हैं या दूर करने के उपाय, समस्याओं को दूर करने के उपाय आते हैं, तो इन्हीं समस्याओं को आपको सुधार में कन्वर्ट करना है। कैसे? समाशोधन ग्रहों का निर्माण किया जाए, ब्याज दरों में भिन्नता के लिए एक रूपता लाई जाए, सरकार के द्वारा नियम घोषित किए जाएं जिससे सभी लोग जो है एक ब्याज दर पर ऋण दें। प्रमाणित हुंडियां, तो हुंडी का कोई एक निश्चित प्रारूप सरकार के द्वारा बनाया जाए, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। बिल बाजार जो है सुदृढ़ किया जाए, विकास किया जाए। तो इस प्रकार से 3 जो प्रश्न है उसके जवाब एक ही रहेगा। ये आया आपको समझ में? अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार का मीनिंग तो हम समझ चुके हैं क्या होता है ना? अब हम पूंजी बाजार के बारे में समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर, ढांचा। तो पूंजी बाजार का स्ट्रक्चर जो है, कैसे पूंजी बाजार डेवलप होता है, उसके कौन कौन से उपकरण हम बोल रहे हैं तो वह भी यही है। ठीक है, इक्विपमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियां। जो पूंजी बाजार है उसमें सरकार के द्वारा निर्गमित की गई प्रतिभूतियां आती हैं। मतलब यदि आपको पैसों की जरूरत है तो आप सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उसके द्वारा पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। निगमीय प्रतिभूतियां, कंपनी बहुत सारे अपने प्रकार के समतांश, ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, इस प्रकार की बहुत सी प्रतिभूतियां जो है वह निर्गमित करती है। तो यह भी दीर्घकालीन विनियोग माना जाता है। संस्थाएं, इन संस्थाओं, विशिष्ट संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य देश में उद्योगों की स्थिति को और लोगों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये संस्थाएं इन्हीं उद्देश्य से स्थापित की गई हैं और यह जो है अपनी स्थापना के समय से ये कार्य लगातार कर रही हैं। जैसे औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, जीवन बीमा, LIC हम बहुत अच्छे से जानते हैं, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करना, SIDBI, ICICI, ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि लोगों को, उद्योगपतियों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। फिर मीडिएटर, मध्यस्थ भी पैसों की व्यवस्था करवाते हैं। हम जिसको दलाल बोल सकते हैं, ब्रोकर्स बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। जहां जरूरत होती है तो ये दोनों पार्टीज को मिलवाता है।
कि इनके पास पैसा है, यह उधार देते हैं और जिनको पैसों की जरूरत है वो उनसे कांटेक्ट करवाते हैं। तो इसमें मर्चेंट बैंकर्स आता है, ठीक है। अभिगोपक, अंडरराइटर्स, अभिगोपक समझते हैं आप लोग। जनरल नॉलेज के लिए अभिगोपक मीन्स होता है कि यदि मैं अपनी बाजार में नई प्रतिभूतियां इशू कर रही हूं, अब नई जो अंश निर्गमित करती हूँ, नई प्रतिभूतियां निर्गमित करती हूँ, तो भरोसा है क्या कि वो पूरी मार्केट में बिक जाएगी, लोग उसको खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं है। नए में हमेशा रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो उस रिस्क को सेव करने के लिए मैं पहले ही ऐसी वित्तीय संस्थाओं में या ऐसे जो अभिगोपक है उनके पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मैं जो है मेरा नया बिजनेस है, मुझे प्रतिभूतियां मार्केट में डालनी है, और यदि वो नहीं लोगों ने ली तो क्या आप ले लेंगे? तो ये लोग जो अभिगोपक हैं इनका काम ही यही है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन इसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की प्रतिभूतियां मार्केट में इशू की, उसमें से केवल 2,000 ही पब्लिक ने ली। अब मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है, न्यूनतम अभिदान प्राप्त होने पर ही कोई भी कंपनी आगे कार्य कर सकती है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिला, मुझे 1,000 अंश कम पड़ गए, 1,000 रुपए का और चाहिए। तो उस कंडीशन में 2,000 तो मेरी पब्लिक ने खरीद ली, 1,000 चूंकि मैंने उससे एक एग्रीमेंट किया हुआ था तो मैं उसके पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि 1,000 बची हैं, तो वह ले लेगा, उसके बदले में वो कमीशन लेगा। तो यहाँ पर मैं सेफ हो गई, मुझे जो है आगे की प्रक्रिया करने की परमिशन मिल जाएगी। तो वो जो काम करेगा प्रतिभूतियों को ले लेगा, फिर वो बेचता रहेगा, कमीशन लेगा, इसको बोलते हैं अभिगोपक। लीजिंग कंपनी, उधार लेकर काम उसको बोलेंगे हम सेफ मनी रखकर जो है, सेफ कोई वस्तु रखकर जो है लीज पर देती हो। ब्रोकर्स, दलाल हम जानते हैं, प्राइमरी डीलर्स के थ्रू। तो इस प्रकार से कैपिटल मार्केट जो है वह अपनी इन उपकरणों की सहायता से पूरे देश में दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मुद्रा बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार क्या होता है, इनकी विशेषताएं, इन दोनों बाजारों में क्या अंतर है, मुद्रा बाजार का कार्य और महत्व, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं, समस्याएं और समस्या को सुलझाने के उपाय, और पूंजी बाजार का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे समझा। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नया निर्गमन बाजार, प्राथमिक बाजार, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, शॉर्ट फॉर्म जो अभी चलता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभ में जनता को ऑफर। तो नया निर्गमन बाजार, नाम से आप इसको समझने की कोशिश करिए। नया निर्गमन बाजार है कि जब कोई भी कंपनी या सरकार या कोई भी फर्म जब पहली बार किसी अंश को, किसी ऋण पत्र को, किसी प्रतिभूति को निर्गमित करती है, तो वह कौन सा मार्केट कहलाएगा? नया निर्गमन बाजार, ठीक है। जब कोई भी कंपनी, सरकार या फर्म, कोई भी हो सकता है, पहली बार मतलब क्या होगा कि जब कोई भी फर्म या सरकार पहली बार प्रतिभूतियों को निर्गमित कर रही है, कंपनी खुल रही है या सरकार ने अभी लॉन्च की है, तो ऐसी सभी प्रतिभूतियों के लिए जो मार्केट है, बाजार है, वह कहलाएगा प्राथमिक बाजार। अभी हम सेकेंडरी बाजार भी पढ़ेंगे, द्वितीयक बाजार, जिसमें आता है, सबसे ज्यादा नाम आपने सुना हुआ है, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो प्रतिभूतियां हैं, शेयर मार्केट जो है खरीदा बेचा जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहां पर पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का, अंशों का, ऋण पत्रों का खरीदना और बेचना किया जाता है। और यदि हम प्राथमिक बाजार की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट है, बेस है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो जब जो है किसी भी कंपनी के द्वारा कंपनी खोली गई है और कंपनी जो है अंश निर्गमित कर रही है, या कोई फर्म है या कोई सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह पहली बार अपने अंश निर्गमित कर रही है, तो वह प्राथमिक बाजार में अपने अंश निर्गमित करेगी। तो अब इसकी परिभाषा हमारी क्या हो गई?
प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, या फिर गैर सरकारी क्षेत्र में कंपनी हो, फर्म हो, उनके द्वारा पहली बार प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। क्लियर? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एक बार वहां निर्गमन होने के बाद विनियोजकों के द्वारा खरीद लिया जाता है उनको, जो भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं उनके द्वारा। उसके बाद उनको जब उसको बेचना होता है, आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो वह प्राइमरी मार्केट में नहीं आएंगे। हम सिंपल सा एग्जांपल लें कि यदि आपने गाड़ी पहली बार खरीदी है तो फर्स्ट टाइम है वो, लेकिन वो प्राइमरी मार्केट हो जाएगा। लेकिन आप उसी गाड़ी को सेकेंड टाइम किसी और को, तो सेकेंड हैंड हो जाती है। तो ऐसे ही जब प्रतिभूति को पहली बार निर्गमित किया जाता है पब्लिक में, चाहे विनियोजकों को, तो वह प्राइमरी मार्केट में, और जब वो पुरानी हो जाती है, सेकेंड हैंड हो जाती है और उसको खरीदना और बेचना हो तो सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट हमारे देश में कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सूचीकृत लिस्टेड स्टॉक्स शेयर्स का विनिमय होता है। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आया आप लोग को? अब हम बात करेंगे कार्य की। चूंकि प्राथमिक है ये, कंपनी पहली बार जो है निर्गमित कर रही है, तो ये प्राथमिक बाजार क्या हेल्प करता है, इसके पहले हम समझ लें कि प्राथमिक बाजार में दो प्रकार के प्रस्ताव चलते हैं, पूंजी प्रस्ताव और दूसरा होता है नगद प्रस्ताव। तो पूंजी प्रस्ताव जो होता है जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाएं और नगर पालिका, नगर निगम, यदि ये संस्थाएं अपने अंश, ऋण पत्र, प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड्स जो भी निर्गमित करती हैं, तो वह पूंजी प्रस्ताव होता है। ठीक है, इसके अलावा नगद प्रस्ताव जो भी लोकल, स्थानीय सरकारें जो होती हैं, उसमें जो है हम छोटी छोटी जो लोकल लेवल पर काम करती हैं, चाहे विद्युत विभाग बोले, हम जल विभाग बोले, या इस प्रकार के छोटे छोटे जो अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी, तो इस प्रकार के जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो प्रपोजल्स रखे जाते हैं या प्राथमिक बाजार में प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनको नगद प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्रस्ताव रखा है, मान लीजिए ये हमारा प्राइमरी मार्केट है, ये केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रतिभूति इशू की प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, विनियोजक। विनियोजक समझते हैं जिनका काम है अपना पैसा लगाना। तो केंद्र सरकार ने जैसे ही प्रतिभूति निर्गमित की, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं, विनियोजक हैं, वह इसको खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ये विनियोजक कौन होते हैं? विनियोजक जो है कोई फर्म, कोई कंपनी, इवन SBI, पंजाब नेशनल बैंक, हमने संस्थाएं पढ़ी अभी, सिडबी, UTI और LIC, तो ये सब संस्थाएं जो हैं वह विनियोजक के रूप में भी कार्य करती हैं। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्गमित प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदने का कार्य करती हैं, अभिगोपन का कार्य भी करती हैं ये संस्थाएं। अभिगोपन अभी समझाया था मैंने। ठीक है, तो ये संस्थाएं अंडरराइटर, अभिगोपन का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक बाजार में जिस भी संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती हैं, तो बाकी की जो फर्म है वह विनियोजक के रूप में होती है। अब हम बात करेंगे कार्य की। तो चूंकि यहाँ पर पहली बार अंश निर्गमित किए जा रहे हैं, तो प्राथमिक कार्य होगा पहला इस बाजार का प्रारंभिक अनुसंधान करना। चूंकि कंपनी जो है वो पहली बार अंश निर्गमित कर रही है, तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है कि कौन सा मार्केट अच्छा है, क्या प्राइस रखनी है मुझे, कब इसे पब्लिक में इशू करना है, कौन सी डेट जो है सही रहेगी इशू करने के लिए, प्राइस क्या सही रहेगा और मुझे किनसे जाकर मिलना है। इस प्रकार के बहुत सारे जो है इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी मार्केट हमें कर देता है।
निर्गमन संबंधी सेवाएं इशू करने के लिए हमें पूरी लिस्ट, इन्वेस्टर की लिस्ट जो है प्रोवाइड करवाता है, अंडरराइटर्स की लिस्ट, अभिगोपक कौन रहेंगे। इसके अलावा ये संस्थाएं एजेंट के रूप में भी कार्य करती हैं, खुद नहीं खरीद रही हैं लेकिन किसी इन्वेस्टर से मिलवाने का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से जो बाजार है वहां निर्गमन संबंधी सेवाएं दी जाती हैं। फिर अभिगोपन संबंधी कार्य किया जाता है प्राथमिक बाजार में। अभिगोपन क्या होता है मैंने जस्ट अभी समझाया, ठीक है, कि जो संस्था है 10,000 अंश पब्लिक में इशू किए, लेकिन उसे गारंटी नहीं है कि पूरे जो है 10,000 खरीद लिए जाएंगे, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरराइटर से, अभिगोपक से जाकर मिल लेता है, वहां बात करके रख लेता है कि भाई मैंने इतने अंश पब्लिक में इशू किए हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे 3,000 अंश ले लेना चाहिए, यदि वो नहीं लेते हैं तो आप लेना। तो मान लीजिए उस कंपनी के 2,000 अंश जो है वह पब्लिक ने लिए, 1,000 नहीं ले पाई पब्लिक, तो फिर वो अभिगोपक लेगा, उसके बदले में उसे कमीशन दिया जाएगा। तो इसका कार्य भी ये सब संस्थाएं करती हैं, प्राथमिक बाजार में होता है। वितरण संबंधी कार्य, जो प्रतिभूतियां हैं, जो अंश हैं, जो ऋण पत्र हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करना है, किसी को बेचना है, तो वह सब कार्य भी प्राथमिक बाजार में होता है। ठीक है, अब नई प्रतिभूतियों के विक्रय की विधियां, हम पहली बार जो है प्रतिभूति मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो पब्लिक ऑफर के द्वारा, सार्वजनिक प्रस्ताव, पब्लिक ऑफर, जनरली जितनी भी प्रतिभूतियां हैं वह पब्लिक में ऑफर करके ही बेची जाती हैं। जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है और उस ऐड को देखकर फिर पब्लिक जो है उसे उसके लिए अलॉटमेंट मांगती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष मतलब इसमें जो कंपनी इशू कर रही है, निर्गमित कर रही है, वह इन्वेस्टर से जाकर खुद मिलती है। जो पैसा लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं उनसे जाकर मिलती है और अपनी कंपनी की पूरी डिटेल देकर उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनको सारी पॉलिसी बताकर बोलती हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो या हमारी कंपनी के अंश खरीदो। तो यह पद्धति जो है कठिन पड़ती है, इतने विनियोजक को ढूंढना और उनसे बातचीत करना। अप्रत्यक्ष विधि, यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं एजेंट की। जो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, उनके थ्रू जो है वहां हमारी रिक्वायरमेंट उन लोगों को बता दी जाती है, फिर वह उस हिसाब से हमारे लिए इन्वेस्टर, विनियोजक ढूंढ कर लाते हैं। निजी विक्रय, पर्सनली अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं और अपने कॉन्टेक्ट वाले हैं, उनसे पर्सनली मिलकर जो है हम पब्लिक में कोई नोटिस इशू ना करें और उनको ही जो है हम प्राइवेटली इशू कर दें। तो ये नई प्रतिभूतियों के विक्रय की विधियां हैं। अब हम देखें अंश निर्गमन की पद्धतियां। शेयर इशू करना है कंपनी को तो कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो सबसे कॉमन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रविवरण द्वारा, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि न्यूज़पेपर में ऐड देंगे हम, उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कंपनी की प्राइस रहती है, कैपिटल रहती है, डायरेक्टर्स के नाम, ऑडिटर्स के नाम सब रहते हैं। उसको देखकर फिर पब्लिक जो है अलॉटमेंट मनी के साथ, जो एप्लीकेशन मनी के साथ शेयर्स की डिमांड रहती है और फिर अलॉटमेंट आवंटन करके हम शेयर्स इशू कर देते हैं। फिर हम ये नई पद्धतियां जो है इनको पढ़ें। प्रतिभूतियों का प्लेसमेंट सामान्यतः भारत में फिलहाल नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों में यह प्लेसमेंट, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक प्रकोष्ठ बना दिया जाता है, निर्गमन प्रकोष्ठ, इशू हाउस, और उस प्रकोष्ठ को सारी प्रतिभूतियां जो भी अंश या निर्गमन है वो बेच दी जाती हैं। इस प्रकोष्ठ को, इशू और होम को बेच दी जाती हैं और इसके बाद ये प्रकोष्ठ का काम रहता है कि वह जो है इन प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचे। तो एक निर्धारित मूल्य पर प्रतिभूतियों का प्लेसमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद वो प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होती है कि वह एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टर के थ्रू इन प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचे। तो ये होता है प्रतिभूतियों का प्लेसमेंट। अधिकार निर्गमन क्या होता है, राइट शेयर्स सुना है आपने। अधिकार निर्गमन होता है कि उदाहरण के लिए आप फिलहाल किसी कंपनी में, किसी कंपनी के 100 अंश आपके पास अभी हैं, ठीक है, अभी आप अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, एक कंपनी के आपने 100 अंश खरीद कर रखे हैं। अब कंपनी ने अधिकार अंश इशू किए, कंपनी ने ऑफर निकाला है
कि जिन व्यक्तियों के पास 100 अंश है उन्हें 10 अंश और लेने का अधिकार है। तो जब कंपनी के द्वारा अंश निर्गमन करते समय अपने पुराने अंशधारियों से पहले पूछा जाता है कि क्या वो लेने के इच्छुक हैं, तो उसे कहा जाता है अधिकार अंश। चॉइस रहती है, जबरदस्ती नहीं रहती है। आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं हो तो अधिकार अंश इसको बोलते हैं। फिर बुक बिल्डिंग निर्गमन, ये क्या होता है? बुक बिल्डिंग निर्गमन ये नई टेक्नोलॉजी है जो वर्तमान में बहुत चल रही है। इसके अंतर्गत बोली लगाकर, बोली लगाना समझते हैं आप, बिड। तो इसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर टाइम जो है कंपनी के द्वारा खोला जाता है कि आप अपना प्राइस जो है वह बोली लगाइए। तो कंपनियां जो हैं अपनी इन्वेस्टर जो विनियोजक है वह अंश का प्राइस बिड करते हैं, और एक जो व्यक्ति होता है, मर्चेंट होता है, वह उस बिड को एक बुक में लिखता चलता है। बुक बिल्डिंग इसीलिए बोलते हैं, बुक बन जाती है। और वह जो सामने वाला इन्वेस्टर है अपनी बिड को टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, नई डाल सकता है, पुरानी बिल्कुल हटा सकता है, उसके ऊपर है। फिर वह डेट जो है कंपनी की जब खत्म हो जाती है और सभी इन्वेस्टर के द्वारा जो बोली लगाई गई है और कंपनी अपनी प्राइस के हिसाब से जो भी सुटेबल होता है उस बोली को, जिस भी इन्वेस्टर की बोली उसे पसंद आती है, उसको जो है वह एक्सेप्ट कर देता है और शेयर्स उसको अलॉट कर देता है। इसको कहा जाता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्यों? ये जो बोली लगाई जाती है इन्वेस्टर के द्वारा, विनियोजकों के द्वारा, उसको एक बुक में लिख लिया जाता है, इसलिए उसको बुक बिल्डिंग। बोनस अंश निर्गमन, यदि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है और कंपनी बहुत अधिक लाभ कमा रही है तो वह लाभ को नगद रूप में न बांटकर बोनस अंश में बांटती है। इसे लाभों का पूंजीकरण कहते हैं और इसके द्वारा कंपनी की विनियोजित पूंजी में कोई अंतर नहीं आता है। कंपनी की जो है होल्डिंग्स बढ़ जाती है। ठीक है। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? GSO, आवंटन के पश्चात अंशों के मूल्य में स्थायित्व रहे, इसके लिए कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन अपना सकती है। इसके अंतर्गत एक एजेंट को निर्धारित किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, उसको बोला जाता है स्थिरता एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट। उसके साथ जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका एग्रीमेंट होता है। प्रमोटर्स, प्रवर्तक, ठीक है, उनको कुछ अंश देकर रखते हैं, इस एजेंट को कुछ अंश देकर रखते हैं और कंपनी ने अपने अंश आवंटित कर दिए हैं मार्केट में। उनका प्राइस जैसे ही डाउन जाने होता है, कम हो जाता है, तो ये एजेंट जो है इनको जो अंश दिए हैं उनको खरीद कर और बेचकर उस प्राइस को समान करते हैं। ठीक है। और जो एजेंट शेयर्स को बेचता या खरीदता है तो वह प्रवर्तक को वापस कर देता है और इसके बदले में उसे फीस दी जाती है। तो यह जो है आवंटन के पश्चात अंशों के मूल्य में स्थायित्व के समय उपयोग किया जाता है। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन जो है कंपनियों के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें जो है एम्प्लॉय, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको शेयर्स का ऑफर दिया जाता है। ध्यान देना, अंशधारी अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, जो कर्मचारी नहीं होते हैं। स्टॉक ऑप्शन जो है वह कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे ऑफिस में लगे हों चाहे प्रोडक्शन में लगे हों, उन कर्मचारियों को अंश खरीदने का ऑफर दिया जाता है, कंपलसरी नहीं है। फिर ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल में जो है कंपनी के द्वारा अपने सारे शेयर जो हैं किसी मध्यस्थ को, मीडिएटर को बेच दिए जाते हैं निर्धारित मूल्य पर। उस मीडिएटर के द्वारा वह अंश बाद में अलग अलग व्यक्तियों को, विनियोजकों को बेचे जाते हैं। यह होता है ऑफर फॉर सेल। स्वेट इक्विटी, यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्वेट इक्विटी मीन्स होता है जब हम कंपनी के बड़े अधिकारियों से कोई वर्क करवाते हैं, उनके टेक्निकल नॉलेज का जो है हेल्प लेते हैं, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं, तो उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में जब हम कोई अंश देते हैं, ठीक है, हमने किसी डायरेक्टर से, संचालक से हमने कोई तकनीकी ज्ञान लिया कंपनी ने, या जो है
कोई उनसे सेवा ली, हमने बौद्धिक जो है क्षमता का उपयोग किया, तो रोकड़ के अलावा जो है उनको ओबलाइज करने के लिए, सम्मानजनक चीज देने के लिए उन्हें अंश दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है स्वेट इक्विटी। तो ये है स्टूडेंट अंश के निर्गमन की विभिन्न विधियां और प्राथमिक बाजार क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और साथ ही सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करती है वो संस्था क्या होती है, उन दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो हम सभी इस नाम से परिचित है कि स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का शेयर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज या स्कंध विपणी एक ऐसा स्थान है जहां पर अंशों प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है और पूंजी का दीर्घकालीन और अल्पकालीन पूंजी का निर्माण किया जाता है और विनियोजकों को और जो पैसा लगा रहे, जिन्हें पैसों की जरूरत है, उनका तालमेल स्थापित किया जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज सामान्य शब्दों में हम सभी जानते हैं कि अंशों का क्रय और विक्रय, हम बहुत से लोग जो है इसमें लगे हुए भी हैं। ये एकदम सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब यदि हम विस्तृत शब्दों में इसको कहें तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहां पर सभी प्रकार की अंशों और प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो। साथ ही यहाँ पर पूंजी का अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी का निर्माण किया जाता है और विनियोजक जो पैसा है, जिनके पास पैसा लगाना चाहते हैं, और दूसरा जिन्हें पैसे जो है अपने उनके पास कमी है, उनको पैसों की व्यवस्था, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। यदि हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वह एक संगठित बाजार है, ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो है इसका निर्माण होता है। इस पर पूरा कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार की प्रतिभूतियां, चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी भी प्रकार की अंश हो, प्रतिभूतियां हो, ऋण पत्र हो, म्यूचुअल फंड्स हो, वह सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय यहाँ पर किया जाता है। इस स्टॉक एक्सचेंज में केवल व्यक्ति ही सदस्य बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, कि कोई भी फर्म या कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर नहीं बन सकती है। पंजीकृत यहाँ जितने भी दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उप ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स जिनको बोलते हैं, ये सभी जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत सेबी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, सूचीयन स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं अंशों और प्रतिभूतियों का, उनका लिस्टेड होना जरूरी है, सूचीबद्ध होना जरूरी है। इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में संविधान में निहित सभी नियमों का और उप नियमों का पालन किया जाता है। क्लियर। फिर इसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज पर पहले जो है प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 जो है वह लागू होता था। चूंकि इस अधिनियम को जो है अब रिनोवेट करके बोले और एडिट करके बोले तो अब बोर्ड बना दिया है यहाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है बोर्ड अब काम करता है। तो इस पूरे स्टॉक एक्सचेंज पे वर्तमान समय में बोर्ड 1992 ये जो बोर्ड है इसके नियम लागू होते हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वह केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही कार्य नहीं करती, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करती है। ये हो गई इसकी विशेषताएं। आईएमपी क्वेश्चन है। अब यदि हम लाभ की बात करें, क्या फायदे होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में हम यदि बात करें तो विनियोजकों को क्या लाभ होते हैं, कंपनी को क्या लाभ होते हैं, सरकार को क्या लाभ होते हैं। तो यदि हम विनियोजक सोचे ना, और यदि हम एक कंपनी जो निर्गमित कर रही है या जो बेच रही है अंश, तो कंपनी, बेचने वाली कंपनी को क्या फायदा हो जाएगा, उसकी जोखिम कम हो जाएगी। ठीक है, मूल्य अधिक मिलेगा, प्रक्रिया जो है उसकी वह कम हो जाएगी, एजेंट की सुविधा मिल जाएगी, और सूचीबद्ध होने से जो है
विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, सूचीबद्ध होने से। यदि हम विनियोजक की दृष्टि से देखें तो आसानी से उसे जो है उपलब्धता हो जाएगी, इसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मूल्य की जो है उसे श्योरिटी रहेगी कि मूल्य जो कंपनी ले रही है वह सही है। जोखिम जो है उसकी निर्धारित रहेगी और सब कुछ नियमों के अंतर्गत होने से जो है उसका जो विनियोजक का पैसा है वह सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये उसके लाभ हो गए। तो ये है स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आपको 3 चीजें तैयार करनी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसकी विशेषताएं और लाभ। अब हम बात करें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन जो है 4 अप्रैल 1992 को एक अलग से ही स्वतंत्र बोर्ड बना दिया गया है। यह एक पूरी तरीके से वैधानिक और स्वतंत्र संस्था है, जिसकी अपनी खुद की एक अलग से सील है और केंद्र सरकार ने इसे बहुत से अधिकार जो है वह अब दे दिए हैं वर्तमान समय में। पहले यह जो है चलता था प्रतिभूति अधिनियम 1956, लेकिन 1988 में पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय नियम बनाया गया। उसके बाद चूंकि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में दिनों दिन बढ़ोतरी देखते हुए, लोगों का जो है रुझान देखते हुए 4 अप्रैल 1992 को 1 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया बोर्ड का, और 4 अप्रैल 1992 से इस बोर्ड ने जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रतिभूति बोर्ड का जो काम है वह देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है, प्रतिभूति के जो जितने भी वर्क हो रहे हैं उस पर नियंत्रण करना। तो इसका मेन काम है जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितना भी मार्केट होता है उसके संबंध में नियम और उपनियम बनाना, पूरी तरीके से नियंत्रण रखना। ठीक है, अब इस सेबी को क्या अधिकार दिए गए हैं, हम कुछ मेजर अधिकार देख रहे हैं। तो सेबी को सबसे बड़ा अधिकार दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी रजिस्टर्ड दलाल है, दलाल हो या उप दलाल हो, ब्रोकर और सब ब्रोकर कोई भी हो, उसकी कभी भी सम्मन भेजकर, मतलब नोटिस भेजकर कभी भी जांच और पड़ताल कर सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स की बहुत बोलबाला होता है। तो सेबी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी मध्यस्थ को, मीडिएटर को बुलाकर जांच कर सकता है। फिर सेबी को दूसरा अधिकार यह दिया गया है कि वह अपने बोर्ड में निर्देशक की, डायरेक्टर्स की नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुमति से कर सकता है। इसके साथ ही सेबी को यह अधिकार दिया गया है कि उसने यदि किसी कंपनी से कोई जानकारी मांगी है, रिटर्न में कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, यदि वह जानकारी कंपनी के द्वारा जमा नहीं की जाती है तो वह आर्थिक जुर्माना भी बिना केंद्र सरकार की अनुमति के लगा सकती है। मुकदमा फाइल करना, तो सेबी जो है किसी भी ब्रोकर के खिलाफ, किसी भी कंपनी के खिलाफ जहां उसे यह पूरे सबूत मिल जाते हैं कि यह कंपनी धोखाधड़ी कर रही है या यह दलाल जो है वह इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, तो वह केंद्र सरकार की अनुमति के बिना मुकदमा दायर कर सकती है। फिर वर्तमान समय में सेबी में म्यूचुअल फंड को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो म्यूचुअल फंड में जो है, चूंकि म्यूचुअल फंड जो है एक छोटी छोटी बचतों को मिलाकर बनाया गया जो है एक फंड होता है, तो छोटे छोटे विनियोजकों की बहुत बड़ी पूंजी इसमें लगी होती है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए म्यूचुअल फंड में जो है यदि कोई धोखाधड़ी होती है तो सेबी जो है वह 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और यदि धोखाधड़ी कम की है तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। तो यह सेबी को अधिकार दिए गए हैं। अब यदि हम बात करें सेबी का गठन, सेबी काम किस प्रकार से करती है, तो सेबी जो है एक स्वतंत्र बोर्ड है जो वैधानिक है, इसकी स्वतंत्र सीट होती है जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है। गठन इसका 6 केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक संचालक मंडल होता है, जिसमें 3 सदस्य जो हैं वह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2 सदस्य जो हैं केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जो कि वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट से होते हैं, और 1 सदस्य जो है वह
रिजर्व बैंक का होता है। इस प्रकार से यह 6 या उससे अधिक सदस्यों की संचालक मंडल के द्वारा कार्य करती है। इसका मुख्यालय जो है वह बॉम्बे में है, ठीक है। और यह जो बोर्ड है वह पूरे देश में स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय पर नियंत्रण का कार्य करती है। इसके साथ ही सेबी में जो है विनियोजकों के द्वारा कंप्लेंट की जाती है। विनियोजक इसमें अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं और फिर सेबी जो है उन शिकायतों का निवारण भी करती है। तो विनियोजकों की शिकायतें बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं कि पैसा जो है हमने लगाया टाइम पे नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला या डॉक्यूमेंट्स में कमी रही। तो इन अलग अलग प्रकार की शिकायतों का निवारण जो है वह अलग अलग प्रकार से सेबी करती है। तो यह है स्टूडेंट भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड, विनिमय बोर्ड, और ये है स्टॉक एक्सचेंज।